कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक चालाक चोर को देखते हैं। उसे बैंक चोरी के केस में पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे उम्र भर की जेल के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज़ भेजा जा रहा है। अल्काट्राज़ एक ऐसी जेल है जो समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर बनी है, यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी आ जाए तो भी वो भाग नहीं सकता, क्योंकि आगे उसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसलिए इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ सिर्फ दुनिया के बड़े अपराधियों को रखा जाता है, लेकिन जल्द ही इस जेल का नाम मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब इस जेल में फ्रैंक मॉरिस नाम के एक चालाक चोर का प्रवेश हो चुका था, जो पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा डर गया, क्योंकि ये जेल बहुत ज्यादा सुरक्षित थी, मगर मॉरिस को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बितानी थी। वो जल्द से जल्द इस जेल से भागना चाहता था। जेल में घुसते ही मॉरिस भागने के बारे में सोचने लगा। मॉरिस को सिर से पैर तक पूरी तरह चेक करके उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। एक गार्ड आकर मॉरिस से कहता है, अल्काट्राज़ में तुम्हारा स्वागत है, और यही से असली कहानी शुरू होती है। तभी अचानक एक घंटी बजती है और सभी सेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का अनुशासन भी बहुत सख्त है। कैदियों को सफाई और अपने समय पर सेल में जाने के नियमों का पालन करना होता है। सब एक जैसी वर्दी पहनकर लाइन में नाश्ता खाने आ जाते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी बैठा है। मॉरिस पूछता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उसे कहता है, अरे ये तेरा घर नहीं है, जो तुझे मिला है उसे चुपचाप खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लग जाता है। वुल्फ से जेल में हर एक कैदी तंग था। वो यहाँ एक कैदी पर अपनी मनमानी करता था और उस पर बलात्कार के ढेर सारे मामले भी है। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। यहाँ लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और इस दौरान मॉरिस उसे अपनी प्लेट दे देता है, और मॉरिस टेबल के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा, बल्कि वो एक चूहे को दे रहा है। रात को एक गार्ड मॉरिस को जेलर के पास लेके जाता है। जब मॉरिस जेलर के कमरे में पहुंचता है तो जेलर मॉरिस से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही तेज दिमाग हो और बहुत चालाक भी हो, लेकिन वो सब यहाँ किस काम का, क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ कितने आए और गए, पर यहाँ से कोई बच नहीं पाया। यह कैदी बहुत ही सख्त नियम मानते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वो भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। जेलर बहुत ही सख्त इंसान है, जो जरा सी भी गलती पर कैदियों को बहुत ही सख्त सजा देता है। जेलर कहता है कि यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मॉरिस जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भागने की सोच सकता है। लेकिन असल में पहले दिन से ही मॉरिस के दिमाग में यहाँ से भागने की योजना शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मॉरिस मौका देखते ही जेलर का नेल कटर चुरा लेता है, जो वैसे तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, पर मॉरिस को पता था कि अल्काट्राज़ जैसे जेल में इस छोटे से नेल कटर से भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मॉरिस वापस सेल में आते ही इस नेल कटर को बाइबल में छुपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर मॉरिस को परेशान करने लगता है, पर इस बार मॉरिस उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है। वुल्फ को पीटने के बाद अब मॉरिस को पूरे जेल में एक अलग ही दबदबा बन गया। हर कोई मॉरिस से डरने लगा। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ इंग्लिश नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो ही जेल का पुराना कैदी है। इंग्लिश को भी 2 आदमियों की हत्या की वजह से उम्र भर की जेल सुनाई गई थी। उसने इस जेल में अपनी आधी जिंदगी बिता दी थी। वो इस जेल के हर एक कोने से वाकिफ है। उसे जेल की हर एक बात की खबर रहती है। उसे ये भी पता होता है कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ की लड़ाई हुई थी। वो मॉरिस को कुछ किताबें देता है, जिन्हें मॉरिस को हर एक कैदी के सेल में पहुंचाना है। अगले दृश्य में मैदान को दिखाते हैं, जहां कैदी कोई ना कोई खेल खेल रहे होते हैं। तभी वहां डॉग नाम के कलाकार से मॉरिस मिलता है, जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। डॉग एकदम सीधा साधा और शांत इंसान है, जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा है। उसे पेंटिंग करने का बहुत ही शौक था और अपना ज्यादातर वक्त वो पेंटिंग में ही लगा था। डॉग का कहना था कि अल्काट्राज़ जैसी जेल में कोई भी पागल हो सकता है, पर उसी पेंटिंग की वजह से अब तक उसका दिमाग ठीक चल रहा है। मॉरिस डॉग से पूछता है कि इस पेंटिंग में ये फूल क्यों बना के रखा हुआ है, तुम्हारे शर्ट में ऐसा तो कुछ नहीं। डॉग कहता है कि ये मेरी खुशी है, जो सिर्फ पेंटिंग में है, मेरे मन में नहीं। उसके बाद मॉरिस जब अपने दाएं तरफ देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश दिखाई देता है। मॉरिस इंग्लिश की तरफ जाता है, तब मॉरिस उसके करीब जाता है तो उसके चेले मॉरिस को रोक देते हैं। तब इंग्लिश इशारा करता है कि अपना ही आदमी है, आने दो।
मॉरिस उसके पास जाकर बैठ जाता है और तुरंत अपने दिल की बात शुरू कर देता है। मॉरिस उसे कहता है कि यहाँ से बचने में आप मेरी मदद करेंगे। ये बात सुनकर इंग्लिश तो हंस पड़ता है। देखो बेटा, ये महज सिर्फ जेल नहीं है, यह हम सब की कब्र है। यहाँ से निकलना है तो हमें मरना पड़ेगा, तब जाके हमारी मृतदेह यहाँ से कब्रिस्तान तक पहुंच पाएगी। मान लो कि तुम इन बड़ी दीवारों पर चढ़ भी गए तो उसके बाद खतरनाक बाढ़ को पार भी कर लिया और किसी जादुई शक्ति से तुम यहाँ से सैकड़ों गार्ड से बचकर जेल के बाहर भी निकल जाओ, तब भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि आगे तुम्हारा रास्ता समुद्र रोक लेगा। इसलिए वक्त बर्बाद मत करो और चुपचाप सजा काट लो। कम से कम जिंदा तो बचे रहोगे। लेकिन मॉरिस अपने इरादे का पक्का था। वो हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था। उस रात एक अफसर मॉरिस को बताता है कि तुम्हें कल से बढ़ई का काम दिया जाता है, 1 घंटे का 50 सेंट मजदूरी भी दी जाएगी। मॉरिस तुरंत इस काम के लिए मान गया, क्योंकि उसे लगा कि वहां उसे कोई ऐसा औजार मिल सकता है जिससे उसके भागने में काम आ सकता है। अगले दिन मॉरिस लिटमस से यहाँ से बचने का रास्ता पूछता है। लिटमस कहता है, अरे ये तो बहुत ही आसान है, हर सेल में एक हवा निकासी होता है, उसके जरिए तुम छत पर पहुंच सकते हो, वहां से शायद तुम बच पाओ। और मॉरिस की बातों पर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। तब डॉग मॉरिस को सावधान कर देता है कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी वो मॉरिस पर चाकू से हमला करने आता है। मॉरिस अपना कोट हाथ में लपेटकर उसके साथ लड़ने लग जाता है। इतने में एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वुल्फ गार्ड पर भी चाकू से हमला कर देता है। अब मामला बिगड़ जाता है और वॉच टावर का गार्ड गोली चलाने लगता है। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को पता नहीं था कि वॉच टावर पर भी एक गार्ड है। वो अब एक एक करके इस जेल की हर एक बात को देखने लग जाता है। मॉरिस और वुल्फ को गार्ड की डी ब्लॉक में ले जाते हैं, जहां रात भर कैदियों को अंधेरे में रखकर यातना दी जाती है। एक ऐसा सेल था जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है कि बेटा, तेरी मौत तो मेरे हाथों ही होगी। उस रात मॉरिस को तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। 2 हफ्ते तक इसी अंधेरी वाले सेल में रहने के बाद उसे वापस उसके सेल में ले आते हैं, जहां लिटमस अपने पालतू चूहे से मॉरिस को एक नोट भेजता है, जिसमें लिखा होता है, वापसी पर स्वागत है मॉरिस। एक दिन चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है, जिसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। मॉरिस और चार्ली में जल्दी दोस्ती हो जाती है। मॉरिस फिर उसे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाता है। उसे समय जेलर बिना किसी को बताए हर एक कैदी के सेल को चेक करता है। जब वो डॉग के सेल में जाता है तो डॉग के सेल में उसके बनाए हुए कई पेंटिंग्स होते हैं। जेलर हैरान रह जाता है कि दिन ब दिन उसकी पेंटिंग तो बढ़ती जा रही है। डॉग ने जेलर की पेंटिंग भी बना के रखी थी। उसे देखकर जेलर मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अगले दिन जेलर डॉग के सेल में बनाई गई सभी पेंटिंग्स को बाहर फेंकने का गार्ड्स को हुक्म देता है। जेलर के इस फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉग सिर्फ अपनी पेंटिंग के सहारे ही जिंदा था। वो अपने हर एक बनाए पेंटिंग से बहुत प्यार करता था, क्योंकि यहाँ उसकी सिर्फ एक ही खुशी थी और वो भी उस बेचारे से छीन ली गई। मॉरिस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ पेंटिंग ही तो थी, तुम और भी बना सकते हो। लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले दिन उसे देखकर मॉरिस गार्ड से कहता है कि प्लीज डॉग पर नजर रखिए, वो बहुत ही परेशान दिख रहा है, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। फिर गार्ड मॉरिस को कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। डॉग को भी मॉरिस के साथ बढ़ई का काम दिया जाता है। तभी डॉग छुपकर मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है। उसके बाद वो एक गार्ड को बुलाता है और बढ़ई के लिए दी गई कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है और कहता है कि जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे जरूरत नहीं। ये कहकर वो चिल्लाने लग जाता है। तब गार्ड उसे पकड़ ले जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसके कोट में वही फूल डाल दिया है जिससे उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी। शायद वह मॉरिस को बताना चाहता है कि इन लोगों ने मेरी खुशी मुझसे छीन ली। मॉरिस डॉग की कटी हुई उंगलियां उठाकर एक डिब्बे में डालता है और गार्ड को देखकर कहता है कि जाओ अपने जेलर को दे दो, वह इसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि एक तिलचट्टा हवा निकासी के अंदर जा रहा है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। इतने में इंग्लिश आकर बताता है कि डॉग ने खुद की उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे पेंटिंग करने की इजाजत रद्द कर दी गई थी, इसलिए उसने तंग होकर अपनी उंगलियां काट ली। ये जानकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन भोजन कक्ष में जेलर मॉरिस से पूछता है कि तुम इस डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है,
एक एक कर मॉरिस वापस टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दो भाइयों जॉन और क्लेरेंस से होती है, पर मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। जॉन और क्लेरेंस दरअसल ये दोनों किसी और जेल में मॉरिस की गिरोह में थे। जॉन को अब जेल से भागने का काम आसान लगने लगा क्योंकि ये दोनों भाई मॉरिस की तरह तेज दिमाग थे और अब ये तीनों जेल से भागने की योजना बनाने लगे। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आई होती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत अफसोस था। दूसरी तरफ चार्ली को उसकी पत्नी बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि वो 1 या 2 महीने से ज्यादा नहीं बच पाएगी। ये सुनकर अब चार्ली भी अल्काट्राज से भागने का सोचता है और इतने में गार्ड आकर कहता है कि बात करने का समय खत्म हो चुका है। अब चार्ली बहुत परेशान होता है। वह उस रात मॉरिस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की योजना बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लेरेंस की बैठक होती है। तब मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का हवा निकासी ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात यह है कि ये जगह खारे पानी से भरे समुद्र के बीच में है जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई है। मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने खुदाई पहले से ही शुरू कर दी है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खोद दूं तो एक छोटा सा रास्ता बनाकर छत पर पहुंच जाऊंगा और तो इस जगह की जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे भागा जा सकता है। जॉन पूछता है कि रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? तभी क्लेरेंस बताता है कि इस मसले का हल है मेरे पास। वो कहता है कि यहाँ मेरे पहचान का एक नाई है जो कैदियों के बाल काटता है। वह हमें बाल दे सकता है और हमें इस्तेमाल करके हम एक नकली सिर बनाकर उस बिस्तर पर लेटा देंगे, जिसके बाद अगर हम दीवार के रास्ते से निकलकर ऊपर छत पर भी होंगे तब गार्ड्स को शक नहीं होगा क्योंकि हमारे सेल के बिस्तर पर नकली सिर रखे होंगे। पर बात अभी भी वही अटकी थी कि जेल से तो निकल जाएंगे लेकिन समुद्र का पानी कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है, देखो इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम तो लॉन्ड्री विभाग में काम करते हो, वहां तुम्हें पुलिस अफसरों के लिए बनाए गए बारिश के कोट मिल जाएंगे, तो तुम कुछ बारिश के कोट चुरा कर मुझे दे देना। हम उससे एक ट्यूब वाली नाव और जीवन जैकेट बनाकर समुद्र को पार कर सकते हैं। यहाँ चार्ली कहता है, भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस चार्ली से कहता है कि जब मैं हवा निकासी की जाली खोलूं तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख ना ले, और जब तुम खोदोगे तब मैं पहरा दूंगा। मॉरिस की योजना सभी को पसंद आती है और उसी रात में काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था जिसे चलाने में मॉरिस को बहुत जोर लगाना पड़ता और मॉरिस को दीवार खोदने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसके हाथ में कई चोटें भी आई लेकिन वो धीरे धीरे सुरंग को खोदने लगता है। अगले दिन वो खाने के टेबल पर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए एक बड़े औजार की जरूरत है, नेल कटर से दीवार खोदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी मॉरिस ने अपने हाथ में चम्मच को देखते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया। वो जानबूझकर चम्मच को अपने जूते में घिसकर उसे गंदा कर देता है। उसके बाद मॉरिस ने गार्ड को बुलाया और कहा कि ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा चम्मच दो। बाकी लोगों ने भी गार्ड से उनका चम्मच बदलने की गुजारिश की। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ी नहीं लगी और उसने तुरंत चम्मच बदलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वह सीधा टेबल की तरफ बढ़ता है जहां एक और सुरक्षा गार्ड सीट पर बैठा होता है। पर जैसे ही वह टेबल पर रखे हुए चम्मच बदलने लगता है तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को बातों में उलझा दिया, जिसका फायदा उठाते हुए मॉरिस ने एक के बजाय 2 चम्मच उठा लिए और एक को जेब में छुपा कर रख लिया, जिसके बाद वो सीधा अपने सेल में चला जाता है। रात को इंग्लिश उसे किताब देने आता है और मॉरिस पूछता है कि क्या यहाँ पर वेल्डिंग करने वाला कोई उपकरण मिलेगा। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस के सिर पर अब जेल से भाग निकलने का भूत सवार है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगी क्योंकि तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान भी गंवा दोगे। इतने सालों में मुझे कभी भागने का ख्याल नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, लेकिन तुम जिद्दी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, करो कोशिश। लेकिन मॉरिस को उससे चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले दिन लिटमस से माचिस मांगता है और कहता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके चूहे को अपने हिस्से का खाना हर रोज दूंगा। लिटमस खुश होकर सौदा मान जाता है क्योंकि लिटमस को चूहा बहुत पसंद था। उसी रात लिटमस मॉरिस को अपने माचिस
पास कराता है। मॉरिस नेल कटर के एक हत्थे को निकालता है जिससे वो एक छोटा सा कुदाल बनाने जा रहा होता है। फिर वो चम्मच को तोड़कर नेल कटर के हत्थे से जोड़ लेता है। फिर माचिस चलाकर दोनों को अच्छी तरह से वेल्ड करके एक नुकीला औजार तैयार कर लेता है। बस फिर क्या था, वो हवा निकासी के चारों ओर खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली पहरा देता है। अगर कोई गार्ड उस तरफ आया तो वह तुरंत सीढ़ी बजाकर मॉरिस को संकेत देगा, पर पहरा देते देते चार्ली की आंख लग जाती है और तभी वहां पर एक गार्ड आता है। पर खुशकिस्मती से वह उस वक्त इंग्लिश ने बीच में आकर उस गार्ड का ध्यान भटकाया और दूसरी तरफ इंग्लिश की बातचीत सुनते हुए चार्ली की भी आंख खुल गई, लेकिन घबराहट में वो सीटी भी नहीं बजा पाता। जिसके बाद वह कोई चीज गिरा देता है तो मॉरिस उसका इशारा समझकर हवा निकासी को ढककर बिस्तर पर लेट जाता है। गार्ड पूछता है कि यहाँ कुछ जलने की गंध आ रही है। मॉरिस कहता है, सर आपके रहते मजा ले कि कोई सिगरेट पिएगा, मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। उस गार्ड को भी ठंडक पहुंचती है कि चलो कोई तो मेरी इज्जत करता है। उसके जाते ही मॉरिस हवा निकासी के चारों ओर कंक्रीट निकाल देता है, लेकिन वो देखता है कि हवा निकासी जाली के साथ पेज भी लगे हैं जिसे काटने के लिए कोई तेज औजार लगेगा। इस दौरान मॉरिस को जब भी बाहर जाने का मौका मिलता है तब वह जाली से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता है। अगले दिन बढ़ई का काम करते हुए वह एक धातु उठा लेता है जो चाकू की तरह तेज है, लेकिन चार्ली उसे कहता है कि धातु खोजक से बचकर तुम्हें इसे बाहर कैसे ले जाओगे। मॉरिस बहुत ही आत्मविश्वास से कहता है कि वह सब मैं देख लूंगा। जब मॉरिस बाहर आता है तो दरवाजे पर धातु खोजक बजने लगता है। दरअसल मॉरिस धातु को हाथ में उठा लाया था। गार्ड पूछता है कि ये क्यों ले जा रहे हो। मॉरिस कहता है कि वो मैंने सोचा कि कपड़े टांगने के लिए इसे इस्तेमाल करूंगा। गार्ड कहता है ज्यादा होशियार मत बनो और वो मुझे दे दो। एक एकड़ गार्ड वो धातु उससे ले लेता है और मॉरिस को पूरी तरह चेक करके जाने देता है, लेकिन अपना हीरो तो हीरो ही है। ये दरअसल उसने दो धातु चुराए थे, एक हाथ में लाया था और दूसरा जूते में छुपा के रखा हुआ था। उस तेज धातु से वह जाली को काट लेता है। अब बारी आती है गार्ड्स को धोखा देने के लिए नकली सिर बनाने की, जिसके लिए ये चारों अपनी जिम्मेदारी का काम करते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ा रंग मंगवाता है। वो गार्ड से कहता है कि मुझे कला बनाने का शौक है। गार्ड भी मना नहीं करता और रंग उसको लाकर दे देता है। मॉरिस उस सुरंग से निकाले गए कंक्रीट को पीसकर एक पाउडर बनाता है। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करके लाता है और क्लेरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें इकट्ठा कर लेता है। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और पुरानी पत्रिका का इस्तेमाल करके एक नकली सिर बनाने लगता है, जिसके ऊपर रंग और नकली बाल लगाकर बिल्कुल असली दिखने वाला एक नकली सिर तैयार कर लेता है। साथ मॉरिस ने अपनी योजना को और मजबूत करने के लिए नकली गत्ता बनाई, जिससे कोई शक नहीं कर पाएगा कि सामने की दीवार में किसी ने सुरंग बनाई है। एक रात मॉरिस ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपनी बनाई गई नकली खोपड़ी को बिस्तर पर रखा और उसे गर्दन तक कंबल से ढक लिया। जिसके बाद वो नकली गत्ता लेकर सुरंग से बाहर निकल आता है। वहां मॉरिस पाइपों को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर छत पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचने के बाद मॉरिस देखता है कि वहां ऊपर एक लोहे की जाली है, जिस तक वह कूदकर भी नहीं पहुंच पाता। इसी बीच एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है कि इतनी देर रात तुम पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज इतनी जल्दी क्यों सो गया। चार्ली कहता है कि जी सर, आज मॉरिस बढ़ई का काम करते हुए थक गया था, इसलिए वो जल्दी सो गया। तभी अचानक गार्ड के हाथ से उसकी लाठी नीचे गिर जाती है। उसे उठाते हुए वो देखता है कि मॉरिस के बाल कुछ अजीब दिख रहे थे। अब चार्ली डर के मारे कांपने लगता है कि आज तो काम खत्म। गार्ड मॉरिस के सेल के अंदर हाथ घुसाकर उसके बाल छूता है तो मॉरिस पूछता है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत है क्या। किस्मत से उस वक्त मॉरिस नीचे आकर वहां लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन उसे एक जाली से बांध के रखा हुआ है और वो जाली बहुत ऊंचाई पर है। मुझे एक साथी की मदद चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैंने अपना हवा निकासी पूरी तरह खोद दिया है, आज रात में भी वहां पहुंच जाऊंगा। दोनों मिलकर जाली को खोलेंगे। उसी रात मॉरिस और जॉन अपना हवा निकासी के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस जाली को पकड़ लेता है। जॉन देखता है कि ये लोहे की जाली बहुत ही मजबूत है और उसे पूरी तरह से वेल्ड किया गया है। उसे निकालने का एक ही रास्ता है और वो है इसे ड्रिल मशीन से काटना।
अगले दिन संगीत कक्ष में सभी अपनी अपनी मर्जी का वाद्य यंत्र बजा रहे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे हुए एक छोटे से पंखे पर पड़ती है, जिसे देखकर मॉरिस को लगता है कि वह इस पर काम करके एक ड्रिल मशीन बना सकता है, जिसके लिए वो चार्ली को कहता है कि तुम किसी तरह करके इस पंखे को यहाँ से छुपा लो। चार्ली बड़ी आसानी से इस छोटे से पंखे को अपने वाद्य यंत्र के डिब्बे में छुपा कर रख देता है। जब चार्ली बाहर आता है तो गार्ड्स उसके वाद्य यंत्र के डिब्बे को चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें पंखा नहीं नजर आता और चार्ली को जाने दिया जाता है। वो पंखा जैसे ही मॉरिस के हाथ लगता है तो मॉरिस उस पर काम करना शुरू कर देता है और कई घंटों बाद मॉरिस उस पंखे से एक ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उस रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर उस लोहे की छड़ को ड्रिल मशीन से काटने लग जाते हैं। ड्रिल मशीन की आवाज काफी तेज थी, जो कि ड्रिल की आवाज को सुनकर गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस जाली की एक छड़ को काट देता है और ड्रिलिंग की आवाज बंद हो जाती है। ड्रिल की आवाज बंद होने के बाद गार्ड उसे नजरअंदाज करके वापस चला जाता है। अब इन चारों ने भागने के लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए थे, जिसके बाद वह मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भागने वाले थे, जिससे आज तक कोई भी भाग नहीं पाया था। अगले दिन फिर उनकी बैठक होती है और वो भी फिल्म हॉल में, जहां सब फिल्म देख रहे होते हैं। फिल्म की आवाज के बीच मॉरिस जॉन और क्लेरेंस से पूछता है कि क्या तुम्हारा हवा निकासी तैयार हुआ है और उन बारिश के कोटों का क्या हुआ, जिससे हम ट्यूब्स और लाइफ जैकेट्स बनाने वाले थे। वो बताते हैं कि सब तैयार है, हमारा नकली सिर भी बिल्कुल तैयार है, बस बच निकलने की देरी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग के दिए हुए फूल को टेबल पर रखा। जेलर ने जब इस फूल को देखा तो जेलर उनके टेबल पर आकर वहां रखे हुए उस फूल को मसल देता है। ये देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये फूल डॉग का पसंदीदा था और डॉग मर चुका था। लिटमस तो गुस्से में उस पर हमला करता है कि एक तो तुमने डॉग को मार दिया और दूसरी तरफ तुम उसकी दी गई एक छोटी सी निशानी को भी छोड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही वो जेलर पर हमला करता है, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। मॉरिस को जेलर पर बहुत गुस्सा आता है और चारों उसी रात बच निकलने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स का पहरा जरा कमजोर हो जाए तो हम आसानी से बच निकल पाएंगे। तभी मॉरिस के सेल में इंग्लिश उसे कुछ किताबें देता है, तो मॉरिस कहता है कि आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस ने यहाँ से बचने का पक्का इरादा बना लिया है। वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर जो होता है वो मॉरिस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जेलर अचानक उसके सेल को चेक करने आता है, जैसे जेलर को किसी ने उसकी योजना के बारे में बता दिया हो। मॉरिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इतने महीनों की मेहनत के बाद उसकी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। जेलर ने मॉरिस के सेल के हर एक कोने को चेक करने का हुक्म दिया। गार्ड मॉरिस के सेल की हर एक चीज को चेक करता है, लेकिन मॉरिस कोई आम कैदी नहीं था कि उसने कोई छोटा मोटा प्लान बनाया था, बल्कि उसने एकदम साफ और परफेक्ट योजना बनाई थी, जिसे जेलर तो क्या बल्कि जेलर का दादा भी नहीं पकड़ सकता था। यहाँ तक कि गार्ड ने जब खास उस जगह से सूटकेस हटाया जहां मॉरिस ने सुरंग बनाकर भागने का रास्ता बनाया था, तो वहां भी मॉरिस नहीं पकड़ा गया, क्योंकि उसने पहले से ही एक नकली गत्ता बनाकर दीवार में बिल्कुल बारीकी से फिट कर दिया था। जब वहां कुछ नहीं मिलता तो जेलर और गार्ड चले जाते हैं, लेकिन गार्ड बताता है कि मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जेलर कहता है ठीक है, कल तुम मॉरिस का सेल बदल दो, जिससे वो दोनों ना साथ रहेंगे और ना ही बात कर पाएंगे। अगले दिन नाश्ते के समय पर उल्फ मॉरिस को फिर धमकाता है और मॉरिस से कहता है कि आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपने साथियों से कहता है कि ये गधा ठीक कह रहा है, आज रात यहाँ मेरी आखिरी रात होगी। लेकिन दोपहर को ही उल्फ मॉरिस पर चाकू से हमला करने जाता है। तभी इंग्लिश बीच में आकर उल्फ को पकड़ लेता है। दरअसल इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता था, वो कामयाब हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश मॉरिस के काम में मदद करना चाहता था। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लेरेंस और चार्ली अपने अपने हवा निकासी के रास्ते से निकलकर उसके छत पर मिलने का फैसला किया। यह चार्ली अपने साथियों के साथ भागने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही वो सेल पहुंचता है तो उसे घबराहट होने लगती है। सेल में अकेला बैठकर उसने योजना में शामिल ना होने का फैसला किया। उसके बाकी 3 साथी अपने अपने हवा निकासी के रास्ते निकलकर ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं,
लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद जब उन्हें लगता है कि चार्ली नहीं आएगा तो वो चार्ली को छोड़कर निकलने का फैसला कर लेते हैं। वो तीनों अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़ने लगे, लेकिन इधर चार्ली की आंखों के सामने उसकी आजादी का सपना दूर होता जा रहा था। वह तीनों धीरे धीरे खोज बत्ती से छुपकर भागने लगे। इस तरह से वो छुप छुप कर इमारत के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं। तभी सेल में बैठे चार्ली के दिल में जोश आता है और वह भी भागने का इरादा कर लेता है। वो अपने हवा निकासी के रास्ते निकलकर ऊपर छत तक पहुंच जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अकेला वहां ऊपर के उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। यानी उसने अपनी आजादी का मौका डर की वजह से गवा दिया। दूसरी तरफ वो तीनों छत पर पाइप से लटक कर नीचे जमीन पर आ जाते हैं और टावर में बैठे सुरक्षा गार्ड की नजरों से बचते हुए जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं। और फिर वो तीनों बारी बारी उस बाड़ की दीवार पर चढ़कर जेल से बाहर निकल आते हैं। अब वो तीनों तेजी से दौड़ते हुए समंदर के किनारे आ गए। फिर वो तीनों बारिश के कोट को निकालकर मुंह के जरिए हवा भरने लग जाते हैं। मुंह से हवा भरने में उन्हें काफी वक्त लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए वो तीनों अपनी पूरी जान लगाकर जैसे तैसे करके बारिश के कोट से बनी ट्यूब नाव को आखिरकार फुला देते हैं और नाव को पानी में डाल देते हैं। इस तरह से यह तीनों अल्काट्राज के दबदबे को मिट्टी में मिलाते हुए भाग जाते हैं। अगली सुबह एक गार्ड हर सेल को चेक कर रहा होता है। शुरुआत में गार्ड को सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जब वो चार्ली के पास पहुंचते हैं तो चार्ली अपने सेल में भूत की तरह खड़ा होता है और दिल ही दिल में खुद को ताने दे रहा होता है कि काश कल रात को थोड़ा सा हिम्मत जुटा लेता तो शायद बाकी लोगों के साथ बच निकल जाता। गार्ड पूछता है कि तुम्हारा दोस्त ये इतनी देर तक क्यों सो रहा है। एक कहकर वो मॉरिस के सेल में जाकर उससे आवाज देता है, लेकिन मॉरिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। तो गार्ड को गुस्सा आता है। वो सेल खोलकर उसे बालों से पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब गार्ड उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचता है तो सिर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मॉरिस अब सेल में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया का मजा ले रहा है। बिस्तर पर तो उसने अपना नकली सिर छोड़ दिया था। जिसके बाद पूरे अल्काट्राज में सायरन बजने लग जाते हैं। पूरे जेल में ये बात फैल गई कि जेल से कुछ कैदी भाग चुके हैं। जिसके बाद जेलर जेल के चप्पे चप्पे में उन तीनों को ढूंढने लगता है। जब वो तीनों जेल के अंदर नहीं मिलते तो जेलर समुद्र में एक खोज अभियान चलाता है। जेलर को यकीन नहीं होता कि वो तीनों बच निकल गए। उसे लगता है कि जरूर तीनों पानी में मरे होंगे, पर अंदर ही अंदर जेलर जानता था कि वो तीनों बहुत ही मजबूत थे। उन तीनों ने समुद्र के पानी को पार करके अब आजादी का सांस ले रहे होंगे। जेलर से मुख्यालय के अफसर सवाल पर सवाल उठा रहे होते हैं, तुम क्या सो रहे थे जब वो तीनों बच निकले। जेलर बहुत ही तनाव में होता है, लेकिन तभी वहां पर जेलर को डॉग का वही पसंदीदा फूल मिलता है। इसका मतलब ये था कि मॉरिस जेलर से डॉग का बदला भी लेना चाहता था। तब खोज दल का मुखिया आकर बताता है कि सर, हर तरफ खोज चुका हूँ, लेकिन उनकी लाशें नहीं मिली। तब जेलर अपनी नौकरी और खुद की इज्जत बचाने के लिए उसे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा रिपोर्ट लिखो कि वो तीनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों पानी में डूबकर मर गए। लेकिन जेलर की इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। जिसके बाद मॉरिस अल्काट्राज जेल तोड़ने से पूरी दुनिया में जीनियस के नाम से मशहूर हुआ। इस घटना के 1 साल के बाद अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यहाँ से कोई बच नहीं सकता। इस तरह से सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।